हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीद लिया है? तो देखिए, एलन मस्क ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान में। साथ साथ में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला और अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेसएक्स, उसके सीईओ हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। कितने में? 44 बिलियन डॉलर यानी 44 अरब डॉलर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 को। इसके संस्थापक जैक डोरसी, नोह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स हैं। ट्विटर का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं, एक भारतवंशी है ये, इन्हें याद रखिएगा, पराग अग्रवाल। ये ट्विटर के सीईओ हैं। देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी बड़े बड़े अधिग्रहण हुए हैं, खरीद बिक्री हुई है, इन्हें याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट ने गेम डेवलपर कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीद लिया है। कितने में? बहुत बड़ी राशि देकर 68.7 बिलियन डॉलर में। ठीक है, वर्तमान में देखिएगा 1 बिलियन डॉलर जो है लगभग 7,500 करोड़ रुपए के बराबर हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदा है 68.7 बिलियन डॉलर में। वहीं एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है 44 बिलियन डॉलर में। टेक टू इंटरैक्टिव कॉर्प है, ये कंपनी है, इसने मोबाइल गेम डेवलपर कंपनी जिंगा को खरीदा है 12.7 बिलियन डॉलर में। वहीं गूगल ने साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएंट को 5.4 बिलियन डॉलर में खरीदा है। इसके अलावा सोनी ग्रुप ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी है बंगी इंक, इसे 3.6 बिलियन डॉलर में खरीदा है। और गूगल ने एक और अधिग्रहण किया है इस साल, इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है सिंप्लीफाई, इसको इसने 500 मिलियन डॉलर में खरीद लिया है। इसके अलावा भारत की आईटी दिग्गज कंपनी है विप्रो, इसने साइबर सुरक्षा परामर्श कंपनी एडगिल का अधिग्रहण किया है 23 करोड़ डॉलर में, यानी 230 मिलियन डॉलर में। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने सोडियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी है फेराडियन, इसे खरीदा है 100 मिलियन पाउंड में। वहीं टेक महिंद्रा ने एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को 125 मिलियन डॉलर में खरीद लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिग्रहण है, इन्हें याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखिए, हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 2022 का विषय है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। ऑप्शन बी राइट आंसर। पिछले साल का भी थीम याद रखिए। पिछले साल इस दिवस का थीम था टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। देखिए, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क जो होता है, इसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। तो इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 2022 का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 2022 का थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस और 2022 का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 2022 का थीम है विश्व पृथ्वी दिवस का इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, इसे ही विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है और 2022 का थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। 24 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस 2022 का विषय है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स।
तो इस तरह से कम डेली एक बार जो है डे का रिवीजन कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? देखिए, भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2018 में, और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देखिए, पिछली बार यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 2020 में भुवनेश्वर में किया गया था, और 2020 में सबसे अधिक पदक पंजाब ने जीता था, 46 पदक, और इस हिसाब से 2020 में पंजाब जो है टॉप पर रहा था। इस बार का जो बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया जा रहा है, इसमें देश भर के 189 विश्वविद्यालयों के लगभग 3900 पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल का आयोजन बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में किया जा रहा है। किस स्टेडियम में? कांतिरावा स्टेडियम में। और इसकी मेजबानी बेंगलुरु स्थित जैन यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इमैनुअल मैक्रों किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, इमैनुअल मैक्रों ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के। ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्रांस की बात करें तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में 3 प्रकार के युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं, तीनों को याद रखिए। गरुड़ ये एक भारतीय वायुसेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। वरुण ये भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। और शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास है, इसे भारतीय थल सेना और फ्रांस के थल सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, लगातार दूसरी बार बने हैं। प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। यहाँ की करेंसी है यूरो और CFA फ्रैंक। देखिए, पेरिस में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि यूनेस्को, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, और स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इन सभी का मुख्यालय पेरिस में है। अब हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है, इन्हें भी याद रखिए। चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोआक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रोमधाने। देखिए, जो प्रथम महिला नियुक्तियां हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर वुसिच। माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट अबेला। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्डी मुखामेदोव। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक येओल। अगला क्वेश्चन है, 6 राज्यों के गवर्नर रहे किस कांग्रेसी वरिष्ठ नेता का पलक्कड़ में निधन हो गया है? पलक्कड़ केरल में है। ठीक है, तो देखिए, 6 राज्यों के गवर्नर रहे थे के शंकर नारायण। इनका हाल ही में 89 साल की उम्र में केरल के पलक्कड़ में इनके आवास पर निधन हो गया। ये 6 राज्यों के गवर्नर रहे थे। इसके अलावा 4 बार केरल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे के शंकर नारायण। और किस पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, किस किस राज्य के ये राज्यपाल रहे थे? नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसके अलावा केरल विधानसभा के 4 बार ये सदस्य भी रहे थे और 4 बार मंत्री भी रहे थे के शंकर नारायण। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल ही में 119 साल की उम्र में निधन हो गया। देखिए, इनका नाम है केन तनाका, जो कि जापान की रहने वाली थी। ये अब तक की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी, जीवित व्यक्ति थी, लेकिन इनका निधन हो गया है 119 साल की आयु में। देखिए, इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1903 ईस्वी को। देखिए कितनी ज़्यादा इनकी उम्र है केन तनाका। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2019 में इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। अब इनके निधन के बाद जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं लुसीले रेंडोन, ये फ्रांस की हैं। अब ये दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गई हैं। इनकी उम्र है 118 साल। नेक्स्ट,
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? देखिए, हाल ही में DCGI ने मंजूरी दी है कि कोवैक्सीन जो है अब 6 साल से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को लगाया जा सकता है। इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भारत बायोटेक ने। यह भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, याद रखिए। देखिए, DCGI की मंजूरी के अनुसार जो है 5 से 12 साल के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की कार्बेवैक्स वैक्सीन और 6 साल से 12 साल के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और 12 साल से अधिक उम्र के किशोरों को जायडस कैडिला की जायकोडी वैक्सीन देने की मंजूरी दी गई है DCGI द्वारा। ठीक है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर VG सोमानी। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्वी भारत का सिख इतिहास के लेखक कौन है? देखिए, नवीन पटनायक जो हैं ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक के लेखक हैं अविनाश मोहापात्रा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, पूर्वी भारत का सिख इतिहास इस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं अविनाश मोहापात्रा। अब जो भी नई चर्चित पुस्तकें हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, देखिए इस पुस्तक को भी नवीन पटनायक ने ही लॉन्च किया है। इसके लेखक हैं अविनाश खेमका। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक हैं राजेश तलवार। ये भीमराव अंबेडकर के ऊपर आधारित पुस्तक है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक हैं मीना एन। बरगंडी विंटर्स के लेखक हैं प्रणय पाटिल। अनफिल्ड बैरल्स के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। डी कोडिंग इंडियन बाबूडोम के लेखक हैं अश्विनी श्रीवास्तव। क्वीन ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है, याद रखिए। क्वीन ऑफ फायर, इसके लेखक हैं देविका रंगाचारी। ठीक है। हेयर योर सेल्फ के लेखक हैं प्रेम रावत। अगला क्वेश्चन है, मिनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? देखिए, मिनोरका जो है ये स्पेन में एक शहर है। यहीं पर मिनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इसका खिताब एक भारतीय ने जीता है, डी गुकेश ने। यह भारत के अभी तक के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। इन्होंने मिनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। अब हाल ही फिलहाल के जो भी इंपॉर्टेंट चेस टूर्नामेंट हुए हैं, कौन विजेता बना है याद रखिए। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में किया गया था। इसका भी खिताब डी गुकेश ने ही जीता। डी गुकेश का पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब तमिलनाडु के आर प्रगनंदा ने जीता। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब अर्जुन एरिगैसी ने जीता। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब नादिरबेक अब्दुल सत्तोरो ने जीता। ये उज्बेकिस्तान के हैं। पुरुष फिडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, फ्रांस के हैं। वहीं महिला वर्ग में इस चैंपियनशिप का खिताब जीती बिबिसार असोबाएवा, ये कजाकिस्तान की हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, ये दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं। देखिए, 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन जो है चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट, 21 से 24 अप्रैल के बीच आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया था? तो देखिए, फ्रांस के राजधानी पेरिस में हाल ही में विश्व स्तरीय पेरिस बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया भारत ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2022 का विषय क्या है? देखिए, नई दिल्ली में 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम है टेरा नोवा इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, ये थीम है इसका। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। तो देखिए, यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह भी भारत की यात्रा पर हैं। इस सम्मेलन के 7वें संस्करण में 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता हिस्सा ले रहे हैं और ये सम्मेलन भारत के विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री विजेता बीना पाणी मोहंती का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए, बीना पाणी मोहंती ये उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखक थीं और साथ साथ में पद्मश्री विजेता थीं। हाल ही में इनका 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। पट्टादेई, कस्तूरी मृग ओ, सबूजा अरण्य, खेलाघर, नायकू रास्ता, वस्त्र हरण और अंधकरारा ये बीना पाणी मोहंती द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। इनकी पहली पुस्तक थी गोटी रतेरा, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 17 है। पहला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक थे रसखान। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को डैश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर की दुनिया में FAT का विस्तृत रूप क्या है, यानी फैट का विस्तृत रूप क्या है कंप्यूटर की दुनिया में? तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? तो देखिए, वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसका आधार वर्ष है 2011-12। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। अब बताइए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, किस पौधे का इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का। एक चिकित्सक द्वारा आंख, नाक या कान की जांच में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आंख, नाक या कान के छिद्र में देखने के लिए एक चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। मायोपिया किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? देखिए, मायोपिया जो है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, उसे ही मायोपिया कहा जाता है। इसे अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस नदी को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गंगा नदी की उपनदी है, इसका नाम है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा को भारत में रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सबसे पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। संसद को किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के तहत। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, इसके सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो चलिए अब पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 का थीम क्या है? हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर बीना मोदी को। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशकों यानी डायरेक्टर्स के लिए सेवानिवृत्ति आयु 65 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 70 साल। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो परियोजना है ये चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थापित किया गया है। कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत कौन बनी है? तो ये है पल्ली पंचायत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे नोट करिए।
दूर दराज समुद्री क्षेत्रों में कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने में सक्षम इंडियन कोस्ट गार्ड के नए पोत का क्या नाम है? ऊर्जा प्रवाह। हाल ही में इसे गुजरात के भारूच में ICJ में कमीशन किया गया। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन बना है? कोर्बेवैक्स। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इसका नाम है बायोलॉजिकल ई, उसके द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी अभियान किस देश में देखा गया? मालदीव में। हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? इसका नाम है दूध वाणी। और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में। एक और हाल ही में रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला जो रेडियो स्टेशन है उसका नाम है रेडियो अक्ष, और इसे महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। हर गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा, जो कि झारखंड का एक जिला है। 25 से 30 अप्रैल तक खेती किसानी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? इसका थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। फार्मूला 1 रेस एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। ये नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये है पनामा नहर, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर था। तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसा सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।